हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली सीरीज और उसमें हमने 2 वीडियो में चर्चाएं कर ली है। तो शुरू का हमारा जो प्रकरण था पहला वह था सामान्य परिचय के बारे में और दूसरा प्रकरण था अपभ्रंश काव्य और तीसरा प्रकरण है हमारा आज का वीरगाथा काल देशभाषा काव्य। तो देखो, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो किताब है यह 450-500 पेजों की बुक है। तो इसमें आप खुद पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं केवल वो चीज़ बता रही हूँ जो नोट्स लिखवा रही हूँ। अगर वो आप बना लोगे तो अगर आप उसको ध्यान से 2 बार भी रिवीजन कर लेंगे तो मान के चलिए इससे जो भी प्रश्न बनेगा वो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तीसरा प्रकरण वीरगाथा काल देशभाषा काव्य। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट कथन है, ये वीर गाथाएँ 2 प्रकार में मिलती हैं। कौन कौन सी? प्रबंध काव्य साहित्यिक रूप में और वीर गीतों के रूप में। प्रबंध काव्य के रूप में और वीर गीतों के रूप में 2 रूपों में वीर गाथाएँ मिलती हैं। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो सबसे प्राचीन प्रबंध ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज राजसो। सबसे प्राचीन प्रबंध ग्रंथ है कौन सा? पृथ्वीराज राजसो। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक मिलती है कौन सी? बिसलदेव रासो। पर बिसलदेव रासो में काव्य के अर्थ में ये रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। खुमान रासो दलपत विजय में महाराणा प्रताप सिंह प्रताप का वर्णन है। बिसलदेव रासो यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था डिंगल कहलाता था। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम केवल पिंगल भाषा में लिखे ग्रंथों का ही विचार कर सकते हैं। फिर है चंद्रवरदाई, ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। कौन सा? पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध थे। चंद्रवरदाई ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड्भाषा व्याकरण, काव्य साहित्य, व्याकरण, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, जिनकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। ऊपर लिखे वृत्तांत और रासों में दिए हुए संवतों का ऐतिहासिकता के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो के पृथ्वीराज के समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है और 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। किसको? पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ ठहराया गया है। फिर है प्रसिद्ध इतिहासकार राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने रासो में वर्णित घटनाओं और संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। फिर है पृथ्वीराज रासो, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ही वास्तव में जाली है। ठीक है। फिर पृथ्वीराज रासो भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराशा होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। इस दशा में भाटों के इस वागजाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के, इतिहास के और न साहित्य के जिज्ञासुओं के काम का है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने तीसरा प्रकरण वीरगाथा काल देशभाषा काव्य को पढ़ा है और इसके नोट्स को देखा है। आई होप आपने सारे नोट्स बना लिए होंगे। जैसे जैसे मैं लिखवा रही हूँ वैसे वैसे आप पीछे पीछे नोट्स बनाते जाइएगा। और अगले वीडियो में हम फुटकल रचनाओं को पढ़ेंगे, चौथा प्रकरण। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।